good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Ind AS 116 लीजेस अकाउंटिंग। पहले भी आपने ऐसा एक स्टैंडर्ड पढ़ा था, एएस में भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी। मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, क्या नंबर था, कुछ आप लोग को याद है क्या? एस 19 था, एस 19। ओके। और पहले इंड एस में भी एक दूसरा स्टैंडर्ड था, 17, इंड एस 17। अब आपको इंड एस 17 नहीं पढ़ना है, अब आपको इंड एस 116 पढ़ना है, जो बहुत ही डिटेल में है और इंड एस 17 से डिफरेंट है एज फार एज अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेस्सी इज कंसर्न्ड। लेस्सी की बुक्स में अकाउंटिंग पूरा बदल गया है। लेस्सी की बुक में जो आपने पहले अकाउंटिंग किया होगा, अभी उसको भूल जाना है। लेस्सोर की बुक्स में जो आपने सीखा था पहले, वो अभी भी लगभग सेम है, अभी भी लगभग सेम है। यानी कि उसमें भी कुछ चेंजेस हुए, मैं आपको बताऊंगा। सेल एंड लीजबैक का चेंज हुआ है, बट उसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग लेसोर की बुक में सेम रखी गई है। तो अब ये जो इंडेस है 1419 से एप्लीकेबल हो गया सभी एंटिटीज को। तो एवरी कंपनी विल हैव टू नाउ अप्लाई इंडेस 116 फॉर लीजेस। पहले जो स्टैंडर्ड था लीज पे, उसमें लेसी की बुक में लीज की दो क्लासिफिकेशन होती थी। कुछ याद करो, फाइनेंस लीज, और याद करो ऑपरेटिंग लीज। ये होता था ओल्ड स्टैंडर्ड में। अभी न्यू स्टैंडर्ड में सिर्फ इसकी एक ही क्लासिफिकेशन है, लीज। अब ये लेस्सी की बुक में आपको इसको अलग अलग नहीं ट्रीट करना है। लीज है कि नहीं चेक करो। अगर लीज है तो लीज अकाउंटिंग एज पर 116 विल अप्लाई। तो आप पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पुराना स्टैंडर्ड था उसमें एक बड़ा लूप होल था, प्रॉब्लम थी उसमें। दो कंपनी है, खासकर ये एयरलाइन इंडस्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम देखा गया, क्योंकि उनके एसिड भी बहुत महंगे होते हैं। और एक एक प्लेन 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ का होता है। इज इट राइट? वो डबल डेकर प्लेन होते हैं ना, बहुत बड़े वाले, बहुत महंगे होते हैं। अभी एक कंपनी ने उसको फाइनेंस लीज पे लिया है और दूसरी ने उसको ऑपरेटिंग लीज पे ले लिया है। दो एयरलाइन कंपनी, एक ने फाइनेंस लीज पे लिया है उसी को, और एक ने ऑपरेटिंग लीज पे लिया है। तो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये कंपनी एंट्री पास करेगी, एसेट को डेबिट करेगी टू लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ऐसा कुछ था ना। कोई बात, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। फिर मैं जो बोलूंगा आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? तो एसेट टू लीज लायबिलिटी, और ये कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? कुछ नहीं, ऑपरेटिंग लीज है। उसकी बुक में ना एसेट दिख रहा है ना लायबिलिटी दिख रही है, दोनों उसी प्लेन को यूज कर रही है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास है। और ऐसी एक प्लेन नहीं होती है, कितने होते हैं? 50 एक तो होते हैं इनके पास। तो सोचो, इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, 10,000 करोड़ रुपीज। तो आप बोलेंगे इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कोई भी इन्वेस्टर क्या करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करता है। बोलिए हाँ या ना? तो अब इस कंपनी का, पहली वाली कंपनी का जो एसेट है वो बहुत ज्यादा है, एसेट बेस बढ़ गया,
दोनों की कमाई तो उतनी होगी लगभग। आप फ्लाइट चलाओगे तो इनकम तो आपकी रेवेन्यू तो उतना ही जनरेट होगा ना। फ्लाइट में बैठने वाला ये थोड़ी पूछता है कि आपने ये प्लेन फाइनेंस लीज में रिकॉर्ड किया है या ऑपरेटिंग लीज में रिकॉर्ड किया है, पहले वो बताओ फिर मैं टिकट खरीदूंगा। तो एयरलाइन वाले ने अपने साइट पे एक ऑप्शन दे रखा है, फाइनेंस लीज वाले यस टिक करें, ऑपरेटिंग लीज वाले टिकट लेने के लिए यहाँ टिक करें। ऐसा होता है क्या? आपको क्या लेना देना है? तो दोनों का रेवेन्यू तो बराबर है, ठीक है, लेकिन इनका रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत भारी फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ने मान लो 500 करोड़ रुपए कमाए, तो पहली वाली कंपनी बोलेगी 500 डिवाइड बाई 10,000, कितना परसेंट आया? 5% रिटर्न। दूसरी कंपनी, उसका प्रॉफिट तो आएगा इधर, डिनोमिनेटर में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, जो उनके खुद के एसेट रहेंगे उतने, मान लो खुद के एसेट 1,000 के ही है, बाकी सारा लीज पे था, ये बोलेगी हमारा रिटर्न 50% है। माय गॉड, दिन दहाड़े बेवकूफ बना रहे हैं, है कि नहीं? आपके सामने है फिगर्स, ऐसा होता है। अब क्या होगा, दोनों कंपनी अब सेम अकाउंटिंग करेगी 116 में। अब ये ऑपरेटिंग लीज का चक्कर खत्म। ये जो कंपनी थी दूसरी वाली, उसको भी पहली वाली कंपनी की तरह ही अकाउंटिंग करनी होगी। ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़े बहुत लूप होल छोड़ रखे हैं उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर लीज टर्म बहुत ही छोटे पीरियड के लिए है तो इतना झोल झमेला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी कंपनी क्या करेगी, 6 महीने का लीज इंटर करेगी, फिर उसको रिन्यूअल करने का, फिर इंटर करने का, फिर रिन्यू करने का, एक नौकर को उधर बैठा के रखने का, ठीक है, एक एम्प्लॉय को हर 6 महीने बाद इसको रिन्यू करना है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं करोगे ना, आप बिजनेस पे ध्यान दोगे कि ये सब चीजों में दिमाग बहुत ज्यादा लगाओगे। तो अब क्या होगा, अब कंपैरिजन और अच्छे से हो पाएगा। अगर दो कंपनी सिमिलर एसेट्स को लीज पर ले रही है, पहले एक कंपनी उसको फाइनेंस लीज दिखा रही थी, एक ऑपरेटिंग लीज दिखा रही थी, उनका फाइनेंशियल्स कंपेयर नहीं हो पा रहा था, इन्वेस्टर को समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई इसमें किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। अब उसके लिए थोड़ा काम इजी कर दिया गया है, प्लस स्टैंडर्ड को काफी रिफाइन किया गया है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे कि उसमें लीज का नाम भी नहीं लिखा होगा, लेकिन उसमें लीज छुपा होगा, लीज का नाम नहीं है लेकिन उसमें लीज छुपा हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड बोलेगा उसको अलग करो, उसको अलग करो, यानी दिखने में लीज दिख ही नहीं रहा आपको, लेकिन वो है लीज, उसको अलग करेंगे और लीज की अकाउंटिंग को लीज की तरह करेंगे, बाकी की अकाउंटिंग जो कोई दूसरा स्टैंडर्ड है उसकी तरह करेंगे। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बाद में आएगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बोलती है तुम ये हमारी मशीन ले लो, फ्री में यूज करो, लेकिन मशीन में जो कंज्यूमेबल लगता है वो हमसे खरीदना होगा, सिर्फ हमसे। मशीन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, यूज करो जितना मर्जी करो, लेकिन उसमें जो भी आपका कंज्यूमेबल या रॉ मटेरियल लगेगा किससे खरीदोगे? हमसे ही खरीदोगे। तो आप उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे। पहले के जमाने में क्या एंट्री होती थी, मशीन को आप कुछ करते ही नहीं थे, आप सीधा वो जो परचेस किया उसकी एंट्री पास कर दी। अब बताओ भाई साहब, कोई आपको ऐसा ऑफर दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका स्वार्थ भी छुपा होगा। तो आप ये जो कंज्यूमेबल की पेमेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है सिर्फ कंज्यूमेबल की पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप लीज रेंट भी पे कर रहे हो उसको, कहीं ना कहीं इस प्राइस में लीज रेंट भी छुपा हुआ है, उसको अलग करो, उसकी अकाउंटिंग करो।
उसको अलग करके उसकी अकाउंटिंग करनी है। इज इट राइट? कंपनी आपको एक मशीन दे रही है, मशीन के साथ साथ बोले हम आपको इसका मेंटेनेंस सर्विस भी देंगे, ठीक है, एक आपको ड्राइवर भी देंगे जो ये मशीन को ऑपरेट करेगा, या ऑपरेटर दूंगा, सब मिला जुला के तुम मुझे महीने का ₹1,00,000 देना। स्टैंडर्ड कहता है, जैसे आपके इंडेस 115 में भी था, कि भैया यहाँ पे तो 3 ऑब्लिगेशन है, मशीन लीज पे देना एक ऑब्लिगेशन है, मेंटेनेंस सर्विस अलग है, ऑपरेटर दे रहे वो अलग है, तो आपका रेवेन्यू एक कैसे हुआ? रेवेन्यू को भी अलग अलग करना पड़ेगा। और जो लीज वाला पार्ट है उसकी अकाउंटिंग इस स्टैंडर्ड में होगी। इज इट राइट? उसकी अकाउंटिंग यहाँ पर होगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस आजकल देखे जा रहे हैं, उन्होंने जितना मैक्सिमम विजुअलाइज कर लिया है, किया है, और उसकी अकाउंटिंग आपको सजेस्ट की है, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो, कंपेरेबल हो, रिलायबल हो। इज इट राइट? ये इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है। इसलिए ये स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में बहुत समय लगा, बहुत सारी चीजों को विचार किया गया, और छोटी छोटी पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं। सेल एंड लीजबैक का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने यहाँ पे चेंज किया है। जो आपने पहले अगर पढ़ा होगा उसमें और इसमें सेल एंड लीजबैक की अकाउंटिंग भी बहुत चेंज हुई है। तो पहले 2 मिनट स्कोप देख लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड आपको कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। स्कोप पैराग्राफ का मतलब एप्लीकेबल है और एप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड टू ऑल लीजेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग। जितने भी लीज कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ओके, अब उसकी अकाउंटिंग 116 में करनी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई स्टैंडर्ड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, लीजेस टू एक्सप्लोर फॉर और यूज मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। एक्सप्लोरेशन का जो बिजनेस होता है, एक्सप्लोरेशन यानी गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देती है कि आप धरती से आप ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करो। ये बिजनेस बाकी बिजनेस से बहुत डिफरेंट है। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक अलग स्पेसिफिक इंडस्ट्री ओरिएंटेड इंडेक्स डिजाइन किया है कि नहीं, 106, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन फॉर एन इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो जब एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उसके साथ डील कर रहा है, तो जनरल स्टैंडर्ड से उसको बाहर कर दिया गया है। 116 क्या है? जनरल स्टैंडर्ड, यानी कोई भी अप्लाई करेगा। लेकिन एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन वाली एंटिटीज जो होती है, उनके लिए 106 है। तो आप उसी में जाओ, उसमें आपको ट्रीटमेंट जैसा दिया गया होगा वो करना है। उसके बाद लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट विद इन द स्कोप ऑफ 1 इंडेस 41, जिसका नाम है एग्रीकल्चर हेल्ड बाय द लेसी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन, बायोलॉजिकल एसेट में एक होता है बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट यानी ट्रीज जिसमें फ्रूट्स लगते हैं, बेयरर प्लांट्स, ट्रीज विच बेयर फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओके, जिनके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ट्री को नहीं बेचते हैं, मैंगो ट्री नहीं बेचते हैं, क्या बेचते हैं? आम बेचते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि 1 इंडेस 16 covers bearer plants. इंडेस 16 covers bearer plant, not इंडेस 41। एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो बेयरर प्लांट है which is covered by इंडेस 16, not इंडेस 41,
तो वो भी आपके इंड एस 116 में आ जाएगा फॉर लीज अकाउंटिंग पर्पस। ओके, देयरफॉर लीज ऑफ बेयरर प्लांट विल बी कवर्ड बाय 116। लेकिन अगर वो बेयरर प्लांट नहीं है देन इट इज नॉट कवर्ड बाय 116। सपोज आपने घोड़े लीज पे ले लिए, गधे लीज पे ले लिए, घोड़े और गधे भी बायोलॉजिकल एसेट है, बोलो हाँ, लीज पे ले सकते हैं ना। जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था 1962 में, तो पहाड़ों पे जाने के लिए हमारे पास खच्चर कम पड़ गए थे, तो हमने इंडोनेशिया से लीज पे लिया था। तो एक मंत्री ने पार्लियामेंट में नेहरू जी से पूछा कि क्या हमारे यहाँ गधों की कमी है जो आपको इंडोनेशिया से लेना पड़ा? नेहरू जी ने कहा बिल्कुल कमी नहीं है, और आप जैसे लोग रहेंगे तब तो बिल्कुल कमी नहीं होगी, लेकिन गधे में और खच्चर में फर्क होता है। ठीक है, सो आफ्टर दैट जोक कम टू सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। इसके लिए ऑलरेडी इंडियस 115 में इसकी कथा की गई है। ओके, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी granted by the lessor within the scope of 115, revenue from contract with customer। तो अभी आपने 115 में पढ़ा होगा, जब हम राइट्स देते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट ट्रेडमार्क यूज करो, हमें रॉयल्टी दो, तो रॉयल्टी इनकम 115 में कवर्ड है, तो वापस इधर नहीं आना है। राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 38। आपको सब दूसरे स्टैंडर्ड में दिखेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। इंटेंजिबल एसेट्स सच एज मोशन पिक्चर, फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लेज, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट एंड कॉपीराइट, तो ये सब राइट्स दूसरे स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो उसको यहाँ पर कवर नहीं करना है। तो इनके अलावा अगर कोई और लीज कॉन्ट्रैक्ट है, वेलकम टू इंड एस 116। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपके काम आएंगे। मन में डाउट आएगा क्या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड? यस। अरे ये स्माइली है तो वाह, हमारे आर्टिस्ट लोग भी कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। लीजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या लीज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस स्टैंडर्ड में कवर्ड है या इंडेस 40 में कवर है? इस स्टैंडर्ड में कवर है। ठीक है, अगर वो ओन्ड है तो ऑफ कोर्स वो इंडेस 40 में रहेगा ही, लेकिन अगर वो लीज्ड है तो उसकी कवरेज यहां पर है। Consequential amendment arising from Ind AS 116 have amended the definition of investment property in Ind AS 40 investment property to include both owned investment property and investment property held by a lessee as a right of use asset। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत दिन हो गए, Ind AS 40 में जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है उसमें लिखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल इंक्लूड ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसके आप खुद स्वयं मालिक हैं, एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अ लेसी एज अ राइट ऑफ यूज एसेट। तो मैंने वहां आपको प्रॉमिस किया था कि एक दिन हम इसको रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में जाकर वापस देखेंगे। ठीक है, वैसे दोनों स्टैंडर्ड के बीच में अभी तक 2 महीने का गैप हो चुका है, अब कुछ याद नहीं आ रहा है। सब लीजेस, क्या सब लीज भी स्टैंडर्ड में कवर्ड है? सब लीज का मतलब ए ने एसेट बी को लीज पे दिया, बी ने आगे सी को लीज पर दे दिया, दैट इज सब लीज। अभी स्टैंडर्ड में सब लीज को भी कवर किया गया है। ठीक है, leases of right of use asset in a sublease are within the scope of 116 subject to certain exclusions. Subleases are required to be accounted for in the same way as other leases and
आर अकॉर्डिंगली विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 116। आगे चल के एक दो मजेदार क्वेश्चन आएंगे कि ए ने बी को एसेट लीज पे दिया, बी ने आगे उसको सी को लीज पे दे दिया, तो बी की बुक्स में अकाउंटिंग करो। अब बेचारा बी जो है डबल रोल खेल रहा है यहाँ पे, डबल रोल। एक तरफ वो लेसी भी है और एक तरफ लेसोर भी है। अब अकाउंटिंग कैसे करें, लेसी की तरह करें कि लेसोर की तरह करें, कि दोनों का ही थोड़ा थोड़ा यूज करके करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो आपको मैं उस समय बताऊंगा जब हम वहां पहुंचेंगे कि बी की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। एक चीज जो स्टैंडर्ड क्लियर नहीं कर पाया कि लीजेस ऑफ इन्वेंट्री का क्या होगा। लीजेस ऑफ इन्वेंट्री, Ind AS does not specifically exclude the lease of inventory from its scope। आपने स्कोप पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है, उसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया वो लिख दिया, 106, 41, 16 में बियरर प्लांट सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट ये वो, लेकिन वहां पर हमें इन्वेंट्री एज एन एक्सक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या मानेंगे, कवर्ड है। जिसको एक्सक्लूड करना था कर दिया, जिसको एक्सक्लूड नहीं किया है that will be treated also as covered under the scope of this standard। तो ये जो पहले दो पैराग्राफ थे ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जैसे हैं, उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम। बट जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे तो वहां पर एप्लीकेशन करने के पहले कोई भी स्टैंडर्ड को हमें उसका स्कोप देख लेना है कि यहाँ पर ये एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है लीज अकाउंटिंग। व्हाट इज अ लीज? लीज मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल और रिटन, इज इट राइट? आपने कहा सर ये क्लासरूम मुझे 1 महीने के लिए रेंट पे दे दो, मैंने कहा ठीक है ले लो, मैं बस 2 घंटे पढ़ाता हूँ, बाकी 22 घंटे तुम्हारे। कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या दिया, क्या मैंने आपको क्लासरूम बेच दिया है या सिर्फ राइट टू यूज दिया है? राइट टू यूज, विच कन्वेज राइट टू यूज फॉर अंडरलाइंग एसेट। हमारी एग्जाम्पल में अंडरलाइंग एसेट क्या है? क्लासरूम। अगेंस्ट कंसिडरेशन, तुमने कहा सर मैं 10,000 रुपए कंसिडरेशन दूंगा, हमने 10,000 रुपए एग्री किया कि तुम क्लासरूम को 1 महीना यूज करोगे, 10,000 रुपए कंसिडरेशन दोगे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 मंथ। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको चेक करनी, बेसिक, उसके आगे फिर कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। एक तो है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटन, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इज इट राइट? जो भी आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है उसके तहत अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो वेलकम। सेकेंड थिंग आपको देखना है कि हमने दूसरे पार्टी को क्या दिया है, क्या एसेट बेचा है सिर्फ, या राइट टू यूज बेचा है, या राइट टू यूज दिया है उसको मैंने। हमने कहा कि तुम क्लासरूम यूज कर सकते हो, हम तुम्हें क्लासरूम बेच नहीं रहे हैं, इज इट राइट? एंड देयर मस्ट बी एन अंडरलाइंग एसेट। लीज किसकी होगी? किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट की होगी। जैसे इस एग्जांपल में क्लासरूम है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, एयरलाइन कंपनी जो है वो एयरक्राफ्ट लीज पे लेती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? आप लोग फ्लैट में रहते हैं, कुछ लोग ओन्ड फ्लैट में रहते होंगे, कुछ लोग रेंटल फ्लैट में। तो हाउस इज ऑन लीज। आजकल मशीन्स भी लीज पे रहती है, कंप्यूटर्स आर ऑन लीज, फर्नीचर आर यूज्ड ऑन लीज, warehouses are on lease, ship is on lease, car is on lease, means vehicles। जिधर नजर दौड़ाओ
अब आज क्या करना, इधर उधर नजर दौड़ाना, क्लास के बाद तुमको लीज ही लीज दिखने लगेंगे हर जगह, ठीक है? होता है ना ऐसा? देखो ये कैमरा भी लीज पे ही है, बुरा मत मानना भाई, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? पता चला उसने कैमरा बंद करके भाग गया, सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, ये उसका ही ओन्ड कैमरा है। तो अब आपको क्या करना है, इनकी अकाउंटिंग सीखनी है। लेसी की बुक में, लेसोर की बुक में, विदाउट ओनरशिप गेटिंग फुल बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट, इसका क्या मतलब हुआ? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर फिलहाल नहीं करेंगे, हो सकता है लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट में रहे कि आपको 10 साल के बाद ओनरशिप हो जाएगी, लेकिन ये 10 साल ओनरशिप नहीं है आपकी। लेकिन जो लेसी होता है, ही शुड गेट सब्सटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, यू शुड गेट सब्सटेंशियल बेनिफिट। अब इस क्लासरूम में 100% अगर ऑक्यूपेंसी है, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, लेसी को, इज इट राइट? सो देन सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो लीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉइंट्स है? देयर इज अ राइट टू यूज, देयर इज एन अंडरलाइंग एसेट, देयर इज अ कंसिडरेशन, लीज टर्म इज देयर, ownership is not transferred, but the lessee gets substantial benefit from the asset। अगर मैं हर 1 घंटे बाद आके तुमको बोलूं, अरे तुम क्लास ले रहे हो क्या, जरा आधा घंटा बाहर निकलो, मुझे भी क्लास लेनी है, फिर तुम क्लास लेने लगे, मैंने पूछा क्या पढ़ा रहे हो, तुमने कहा ईआईएस पढ़ा रहा हूं, मैं बोला हटो एसएम पढ़ाओ, तो तुम बोलोगे मैंने लीज पे लिया या तुम मेरे ऊपर मालिकाना हक जता रहे हो, ये फिर लीज नहीं है। अगर मैं बार बार आके तुमको पिन करूं, ऐसा क्यों और वैसा क्यों, तुम ये पढ़ाओ तुम वो पढ़ाओ, तो लीज नहीं है, फिर वो कुछ और ही है, लीज नहीं है। लीज मतलब मैंने एसेट तुम्हें दे दिया, अब तुम उसको जैसे चाहो मतलब विद इन द ओवरऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हो। तो क्लासरूम का क्या पर्पस होता है कि आप उसको एक नॉर्मल आवर्स में अपनी मर्जी से जो चाहे पढ़ा सकते हो, जिस टीचर को रख सकते हो, इज इट राइट? देन इट विल बिकम अ लीज। लेकिन अगर मैंने बीच बीच में छेड़खानी करने लग गया मैं, देन इट विल नॉट बी अ लीज, ये भी ध्यान रखना। तो व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ दिस डेफिनेशन? द एसेट दैट इज सब्जेक्ट टू लीज मस्ट बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। तो स्टैंड कहता है जिस एसेट को लीज पर देना है, इट हैज टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, अदरवाइज वो लीज नहीं है। आप बोलेंगे इस पैराग्राफ की क्या जरूरत थी? अब जरा देखना, एक कंपनी है मान लो ए लिमिटेड, इसके 100 एम्प्लॉइज हैं और कंपनी इनको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। ऐसा होता है आजकल, जो लोग ऑड आवर्स में काम करते हैं उनके लिए घर से उनको कैब पिक करने आती है, ड्रॉप करने आती है। तो इन्होंने कैब कंपनी के साथ ना अरेंजमेंट किया है कि आप इन एम्प्लॉइज को पिकअप एंड ड्रॉप दोगे, हम आपको मंथ के एंड में इतना पेमेंट करेंगे। अब इस कैब कंपनी के पास 2000 कार्स हैं, टैक्सीज हैं। वो क्या करती है, अपने सुविधानुसार, यानी कैब कंपनी को जैसे ठीक लगे वो एक कैब भेजती है, वो पिक करता है, अपना काम पूरा कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा आपको लगेगा कि ये लीज अरेंजमेंट है, लेकिन ये लीज नहीं है। क्योंकि क्योंकि क्या मिसिंग है यहाँ पे? आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। वो 2000 में से कोई भी कार आपको पिक करने के लिए भेज सकता है, ओके? तो वो लीज नहीं है, बिकॉज देयर इज नो स्पेसिफिक एसेट। इफ द एसेट्स आर इजिली सब्स्टिट्यूटेड, देन इट इज नॉट अ लीज अरेंजमेंट, फिर आप स्टैंडर्ड के बाहर। लेकिन ये एसी मैंने लीज पे लिया, आप जो रोज क्लास में देखते हैं ना एसी, ये लीज पे है, मान लो इसको उसने यहाँ पे लाके इंस्टॉल ही कर दिया। अब
अब ये इसको रोज रोज बदल नहीं सकता, कर सकता है? नहीं। इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ऑफ कोर्स 3 साल बाद जब ये खराब होगा तो दूसरा ला देगा वो। बीच में अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो मुझे वो एक दूसरा एसी बीच में लाकर दे सकता है, बट दैट इज ओके। बट अदरवाइज इट इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। तो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अ लीज मस्ट कन्वे द राइट टू कंट्रोल द यूज। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो लेसी है उसको राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ दैट एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। राइट टू कंट्रोल का मतलब है लेसी विल डिसाइड द यूज। लेसी डिसाइड करेगा कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है इससे। अगर मान लो उससे कुछ प्रोड्यूस हो सकता है तो, मशीन से कुछ भी प्रोड्यूस अगर हो सकता है तो वो डिसाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं राइट टू कंट्रोल द यूज। लेसर ये आके बोल रहा है, लेसर ने क्या किया, एक शॉपिंग मॉल में एक शोरूम लीज पे दे दिया, मैंने ले लिया। अब मेरी मर्जी वहां पे कि मैं वहां पे वॉचेस बेचूं, शूज बेचूं, या साड़ी बेचूं, या नोटबुक बेचूं। वो आके मुझे बोल रहा है साड़ी क्यों बेच रहे हो, अरे तुम्हारा क्या जाता है साड़ी क्यों बेच रहे हो। बोला ये मॉल है, कुछ अच्छा बेचो। अरे मैं बोला तुमने मुझे रेंट पे दिया, तुम कौन होते हो। अगर उसने ये आके मुझे क्वेश्चन कर दिया ये क्यों, फिर ये लीज नहीं है। ऑफ कोर्स वो मुझे बोल सकता है कि आपका शोरूम सुबह 7 से रात को 11 बजे तक ही आप यूज कर सकते हो, दैट इज ओके, बिकॉज नॉर्मली ये रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। आप वो ये बोल सकता है कि आप शॉप में बम बारूद नहीं रख सकते हो, एक्सप्लोजिव नहीं रख सकते हो। तो नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन होंगे, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो रहा है देन इट मीन्स राइट टू कंट्रोल द यूज इज नॉट ट्रांसफर्ड। इज इट राइट? मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि एक क्लासरूम मैंने रेंट दिया है, मैं आके उसको बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ पर EIS पढ़ाओ, SM पढ़ाओ, FM पढ़ाओ, अकाउंट्स पढ़ाओ, तो मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। मैं उसको इतना बोल सकता हूँ कि ज्यादा हल्ला नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लास में डांस नहीं करना है, ये क्लासरूम है, क्लास में गाना नहीं गाना है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लास में एक्सप्लोजिव नहीं रखना है, देन इट इज अ राइट टू कंट्रोल। और उसके बाद है इट इज अ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे कितना भी साल हो, 990 साल भी हो। क्वेश्चन में आएगा आपका लास्ट में, कैन लीज टर्म बी 900 ईयर्स? यस, क्या जाता है अपना। बहुत सारी पुरानी ब्रिटिश जमाने की कुछ कुछ एसेट अभी भी चल रही है लीज पे, ठीक है। तो बीच में अमिताभ बच्चन की मूवी भी आई थी अमेजन प्राइम पे, 30 रुपया लीज पे वो 50 साल से लेकर घूम रहा रहता है। किसी को नाम याद है क्या उस मूवी की? उसमें वो आयुष्मान खुराना भी है, विजय राज भी है। किसी को याद नहीं है, अच्छी बात है, आप लोग को याद ना हो इसमें मुझे ज्यादा खुशी है। हाँ, गुलाबो सिताबो, बराबर। उसमें हवेली टाइप की रहती है, क्योंकि वो बोले कोई अंग्रेजों के जमाने के पहले से वो लीज पे चले आ रही है। वो आज के जमाने में भी 30 रुपए रेंट है उसका। तो लीज टर्म डिफाइन होना चाहिए, चाहे वो 3 साल हो या 990 साल हो, ठीक है। हु इज अ लेसी? लेसी इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द राइट टू यूज द एसेट, जिसके पास राइट ऑफ यूज है। एंड हु इज अ लेसर? द वन हु प्रोवाइड्स राइट टू यूज द एसेट। ओनर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि सब लीज के केस में वो ओनर नहीं होता है, बट देन ही स्टिल प्रोवाइड द राइट ऑफ use. So the one who obtains the right of use is lessee, the one who provides the right of use is the lessor.
एनीवे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें लेसी कौन है और लेसर कौन है। अब एक थोड़ा टेक्निकल टर्म आएगा, व्हाट इज लीज टर्म, क्योंकि हमारा जो भी खेल है वो इस लीज टर्म में ही खेला होवे, ठीक है। खेला होवे कहां से कहां तक, लीज टर्म में ही सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अपना स्टैंडर्ड उसके आगे नहीं जाता है, उसके आगे फिर तो कोई दूसरा स्टैंडर्ड लग जाएगा। यहां पर आके आपने एसेट खरीद ही लिया तो या तो इंडिया 16 लगेगा या इंडिया 38 लगेगा, जो भी एसेट था वो फिर आगे की कार्रवाई वो दूसरा स्टैंडर्ड करेगा, ठीक है। तो हमारा खेल यहां से यहां तक लीज टर्म। तो आपको लीज टर्म आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कई बार ये काम इजी है, कई बार डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेसोर ने 5 ईयर के लिए एसेट लीज पे दिया है, प्लस एक ऑप्शन दिया है कि आप इसको 2 ईयर के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। ऑप्शन 2 एक्सटेंड फॉर 2 ईयर। अब मुझे बताओ लीज टर्म क्या है, 5 है या 7 है? हाँ, अब तुम बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन स्टैंड आपको ठीक से गाइड करेगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आएगा कि 5 साल का लीज है, लेकिन आपको एक ऑप्शन है कि 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स आप टर्मिनेट कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अब बोलो लीज टर्म कितना है, 3 साल या 4 साल या 5 साल? तो ठीक है, अभी आप आंसर नहीं देंगे। उसके बाद इसमें एक और लिखा है, आप 3 साल के बाद टर्मिनेट भी कर सकते हैं या आफ्टर 5 इयर्स 2 ईयर के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दोनों चॉइस दे दी अब आपको। 3 साल के बाद टर्मिनेट भी कर सकते हैं, 5 साल के बाद 2 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे लीज टर्म 3 है, 5 है या 7 है, क्योंकि आपका पूरा अकाउंटिंग लीज टर्म के पीरियड में चलेगा। खेला होबे कहां से कहां तक, इंसेप्शन से लेकर एंड ऑफ द लीज टर्म तक। इज इट राइट? ऑफ कोर्स बाद में लीज टर्म रिवाइज भी होगा, बीच में आके दोनों पार्टी एग्री भी कर सकते, वो आगे की बात है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें देखना आज क्या करना है। तो लीज टर्म में आपको क्या करना है, नॉन कैंसलेबल पीरियड। इस एग्जाम्पल में 3 साल तक तो तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो, 3 साल तक कैंसिल नहीं कर सकते, 3 साल के बाद चाहे तो कैंसिल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने आंसर में इसको 3 साल लेंगे। रिन्यूअल पीरियड स्पेसिफाइड इन द लीज विच द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू ऑब्टेन। अगर रिन्यूअल ऑप्शन है, एक्सटेंशन या रिन्यूअल ऑप्शन है और आपको लगता है कि लेसी रिन्यू करेगा, लेसी रिन्यू करेगा। अब जैसा आपने कहा थोड़ा उसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हमें आज एक जजमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए मुझे आज ये नंबर लॉक करना है, लीज टर्म मुझे आज लॉक करना है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मुझे आज एक जजमेंट लगाना है कि क्या लेसी एक्सटेंड करेगा 2 साल के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा लेसी एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा? तो अगर आपको क्वेश्चन में इतना हिंट दिया जाएगा कि उसको एक्सटेंशन से फायदा है, उसके एक्सटेंशन में फायदा है। कैसे फायदा है? मान लो एक क्लासरूम मैंने आपको रेंट पे दे दी, आपने इधर आके ये प्रोजेक्टर लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, माइक लगा दिया, बहुत सारा इंटीरियर आइटम में आपने अपने सामान लगा दिए, इज इट राइट? लेकिन अगर आपने उसको निकाला तो वेस्ट हो जाएगा। अब तुम सोचोगे 2 साल एक्सटेंड ही कर लो अपना, आगे और कैपिटल खर्चा नहीं होगा। तुम यहाँ से 5 साल बाद निकल के जाओगे, फिर दूसरे के यहाँ जाओगे, फिर वापस से पूरा ताम झाम तुमको वहां पे फिर से स्टार्ट करना होगा। तो जनरली फिर चांसेस क्या रहेगा कि आप एक्सटेंड करोगे। दूसरा हो सकता है आपको वो एक लीज रेंटल भी बताए कि 5 साल के बाद हम तुमसे इतना ही रेंट लेंगे,
आपको लगता है कि अरे वाह ये तो बढ़िया है, इस रेंट पे कौन नहीं काम करे। तीसरा, आपको लगता है 5 साल में इस जगह में मेरी गुडविल बन जाएगी। ठीक है, एक बार कहीं पे आपने 5 साल व्यापार कर लिया तो उस जगह की गुडविल बन जाती है। 5 साल के बाद आप दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहोगे कि वहीं 2 साल कंटिन्यू करना चाहोगे? शायद आप कंटिन्यू करोगे, तो आप बोलोगे ठीक है मैं 2 साल को भी कंसिडर करूंगा। तो आपको देखना है, जो नॉर्मली एक कोई भी आदमी गेस कर सकता है लगभग, हाँ 100% कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये एक्सटेंशन होगा। उसी तरह, हेलो, उसी तरह टर्मिनेशन, उसने कहा 3 साल के बाद टर्मिनेट कर सकते, तो आपको वापस वही देखना है कि क्या मैं यहाँ टर्मिनेट करूंगा या कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको लगता है टर्मिनेट कर देंगे तो फिर 3 साल में खेल खत्म, लेकिन लगता है कंटिन्यू करेंगे तो 5, और एक्सटेंड भी करेंगे तो 5 और 2 7। अब तुम ये मत बोलना मुझे लगता है कि मैं 3 साल बाद टर्मिनेट करूंगा और 5 साल बाद एक्सटेंड करूंगा, दोनों ही लग रहा है मुझे। ऐसा कैसे भाई, जब 3 साल बाद टर्मिनेट करोगे तो खेल खत्म वहीं पे हो जाएगा। एनीवे, पॉइंट नंबर सी, optionally terminal period in which lessee is reasonably certain not to opt। दोनों का डिफरेंस समझो। अगर एक्सटेंशन या रिन्यूअल ऑप्शन है तो हमें देखना रीजनेबली सर्टेन कि वो एक्सटेंशन लेगा, रिन्यूअल लेगा। और अगर टर्मिनेशन का ऑप्शन है तो उसको मैं तभी कंसीडर करूंगा जब मुझे लगता है टर्मिनेशन ऑप्शन नहीं लेगा, टर्मिनेशन ऑप्शन नहीं कंसीडर करेगा। अदरवाइज फिर हमें सिर्फ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही लेना होगा 3 साल। और अगर लगता हो टर्मिनेट कर ही देगा 3 साल के बाद, तब तक उसका खुद का बिल्डिंग तैयार हो जाएगा उधर। ऐसा भी होता है ना, जैसा कि जब तक खुद की बिल्डिंग तैयार ना हो आप लीज पे काम चलाओ, 3 साल बाद बिल्डिंग रेडी, उसको छोड़ देंगे। मैंने स्टार्ट में जब पढ़ाना स्टार्ट किया वही किया था, पहले 3-4 साल रेंट पे, फिर मैंने छोटा सा एएस फाउंडेशन का क्लासरूम क्रिएट किया तो इधर शिफ्ट हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, तो आपको देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपका लीज टर्म आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं और इंफॉर्मेशन दूंगा, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेनिटी इन द अबव केस। स्टूडेंट के मन में सवाल चलेगा ऐसा तो वैसा, उसके लिए एक नोट है कि उसके लिए आपको चेक करना इकोनॉमिक बेनिफिट और लॉसेस दैट लेसी में अर्न और इनकर ऑन रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। अगर उसको लगता है रिन्यूअल में फायदा है तो कंसीडर करेंगे, उसको लगता है रिन्यूअल में फायदा नहीं है तो कंसीडर नहीं करेंगे उस पीरियड को। वैसे एज ए स्टूडेंट आपको हिंट दिया जाएगा क्वेश्चन में, रियल लाइफ में आपको खुद का जजमेंट लगाना है, इसलिए एक नोट भी यहां पर है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। क्योंकि 5 साल बाद 10 साल बाद हम क्या डिसीजन लेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। बोलिए हाँ। मैं आपको ही पूछूंगा 5 साल के बाद तुम प्रैक्टिस में रहोगे या जॉब में रहोगे? एक एक करके ट्राई करते हैं 4-5 लोगों से। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अरे बाप रे, जॉब 3:1। हाँ नेक्स्ट। हाँ आपको पीछे दूसरा कोर्स करेंगे, एक और दूसरा कुछ, तो इतना कुछ करके अब और क्या करोगे अब तुम? ये कम है क्या? यही कर लिया मतलब तुमने चारों वेद पढ़ लिए हैं, गंगा नहा लिया, यमुना नहा लिया, मक्का मदीना हो गया, मतलब सीए कोर्स कर लिया, दुनिया के सारे धाम घूम लिए। अब इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक है करना, मजाक कर रहा हूँ। हाँ मैंने भी सीपीए किया था। जॉब करेंगे, लेकिन 5 साल बाद मैं आपसे फिर मिलूंगा, ठीक है? और फिर देखते हैं कौन कहाँ है। पता चला सारे डिसीजन उल्टे हो गए। तो यहां पर भी वही है, एग्जैक्टली हम उसी पोजीशन में है कि
5 साल के बाद या 10 साल के बाद हम एक्सटेंशन वाकई करेंगे या नहीं इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। लीज टर्म में चेंज इन फ्यूचर, लीज टर्म आगे मॉडिफाई भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। हेंस इट इज रीअसेस्ड बेस्ड ऑन न्यू फैक्ट्स एंड assumptions। इज इट राइट? जैसे जैसे नए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आएंगे आपका लीज टर्म मॉडिफाई भी होगा। तो आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको लीज टर्म को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये आप इंटर में ये सब नहीं पढ़ते थे। इंटर में आपको सीधा सीधी 5 साल का क्वेश्चन दिया रहता था और उसी में आपका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाता था। अब यहाँ पर आपका लीज टर्म भी बदलेगा, बीच में जाकर लीज रेंटल भी बदलेगा, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, तो मेंटली रेडी रहना है अभी कि पहले आपने एक फ्लोर लिया रेंट पे जिसका एरिया 5000 है 5 इयर्स के लिए, व्यापार बढ़ने लगा, 3 साल के बाद ही आपको और जगह की जरूरत पड़ी, तो आपने देखा अरे पास में एक और मतलब एडजस्टेंट एक और हॉल पड़ा हुआ है खाली, उसको भी ले लेते हैं, तो ये भी ले लिया। कई बार लगा अरे व्यापार थोड़ा घट गया है, तो आपने 5 में से 3 ही लिया, 2 वापस भी कर दिया। कई बार आप इसको 5 का 7 कर देंगे, 5 का 3 भी करवा सकते हैं। इज इट राइट? सारे कॉम्बो ऑफर अभी थोड़ी देर में आएंगे। लीज टर्म बढ़ेगा घटेगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा, तो क्या करना है, ये इस चैप्टर की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। पहले कुछ 1-2 घंटे थोड़ा थियरी पार्ट मुझे बताना पड़ता है हर चैप्टर में, तो उतना थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बट थियरी भी इंटरेस्टिंग ही है, तो आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A lessee enters into a lease of 5-year-old machine. The non-cancelable lease term is 15 year. यूजुअली नॉन कैंसिलेबल का मतलब है कि इस पीरियड में लीज कैंसिल नहीं होता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है, अभी अर्थक्वेक आ गया और वो एसेट अर्थक्वेक में पूरी तरह डैमेज हो गया तो कैंसिल हो जाता है। इज इट राइट? या अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री कर लें तो कैंसिल हो जाता है, बट अदरवाइज जनरली नॉन कैंसिलेबल पीरियड में लीज कैंसिल नहीं होगा, और अगर आपने कैंसिल किया तो आपको पूरा कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है लेसर को। आपने 10 साल के बाद ही बोला मुझे नहीं चाहिए, तो 5 साल का रेंट उसको देना पड़ेगा आपको। पेनाल्टी इतनी हेवी होती है। ठीक है, द लेसी हैज एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज आफ्टर 15 ईयर पीरियड। 15 साल के बाद आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ऑप्शनल पीरियड ऑफ 12 months ईच एट मार्केट रेंट। 15 साल के बाद एक एक साल करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं, और मार्केट रेंट पे, यानी 15 साल के बाद जो मार्केट में रेंट होगा आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आप समझ में आ सकता है कि 15 साल बाद क्या होगा। 15 साल बाद बहुत लंबी यात्रा है, तब तक तुम लोगों के 3-4 बच्चे हो चुके होंगे 15 साल बाद, तो ये बात और है ज्यादा भी हो सकते हैं। टू डिटरमाइन द लीज टर्म द लेसी कंसिडर्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब इन्होंने एक बहुत लंबी चौड़ी यहाँ कथा लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको जजमेंट लगाना है कि क्या लेसी एक्सटेंशन करेगा या नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने कौन सा एसेट लीज पे लिया हुआ है? मशीन। इस मशीन का पर्पस क्या है लीज पे लेने का? द मशीन इज टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फॉर अ टाइप ऑफ प्लेन। इस मशीन को हम यूज करेंगे टू मैन्युफैक्चर पार्ट्स फॉर अ टाइप ऑफ प्लेन that the lessee expect will remain popular with customer until development and testing of an improved model are completed in approximately 15 year। यानी इस मशीन का काम है एक पार्ट बनाना जो एक किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेन में यूज होगी,
और इस प्लेन की पॉपुलैरिटी कितने साल तक रहने वाली है? 15 साल। 15 साल बाद जब वो प्लेन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो इस मशीन को आप लीज पे रख के क्या करोगे? जिस काम के लिए मैं यूज करने वाला हूं वही 15 साल उसकी भी लाइफ होने वाली है। इज इट राइट? तो ये सब हिंट है। और एज ए आपको बिजनेसमैन सोचना है कि क्या मैं लीज एक्सटेंड करूंगा या नहीं। द कॉस्ट टू इंस्टॉल द मशीन इन लेसिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सिग्निफिकेंट। तो यहां पर एक दूसरा हिंट दे रहा है कि इसको कॉस्ट टू इंस्टॉल बहुत ज्यादा है, बार बार इंस्टॉल करने में आपका खर्चा बढ़ेगा। तो इंस्टीट्यूट आपको घुमाने की कोशिश कर रही है, इधर बोल रही है कि शायद वो नहीं करेगा एक्सटेंड, इसको देख कर लगता है कि शायद एक्सटेंड कर भी ले क्योंकि दोबारा इंस्टॉल कराएंगे फिर से खर्चा लगेगा। द नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ द लेसिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लीज एंड्स इन 19 ईयर। ये एक दूसरा लीज है, कोई और लीज है जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी वो लैंड या फैक्ट्री होगा, उसको भी लीज पे ले रखा है। उसका नॉन कैंसिलेबल पीरियड 15 नहीं 19 ईयर है एंड द लेसी हैज द ऑप्शन टू रिन्यू दैट लीज फॉर अनदर 12 ईयर। अब ये दो लीज है यहाँ पर, एक मशीन है और ये प्लांट या फैसिलिटी जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका 15 ईयर है नॉन कैंसिलेबल, इसका 19 ईयर। इसको हम 12 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम एक साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं। Lessee does not expect to be able to use the machine in its manufacturing process for other types of plane without significant modification। अब यहां पर आपको खेल खत्म। उन्होंने कहा कि इस मशीन को यूज करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेन के लिए, उस प्लेन की पॉपुलैरिटी रहेगी 15 साल तक। इस मशीन को किसी और प्लेन के साथ यूज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उसके लिए सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन लगेगा। ओके, द टोटल रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन इज 30 ईयर। व्हाट शुड बी द लीज टर्म फॉर लीज अकाउंटिंग अंडर इंड एस 116। और ये क्वेश्चन कहां पूछा गया? स्टडी मटेरियल में, छोड़ भी नहीं सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इतना इजी है कि मत पूछो, आपका आंसर एक लाइन का ही है, लीज टर्म फॉर मशीन इज 15 ईयर, क्योंकि इट इज यूज फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लेन। उस प्लेन की पॉपुलैरिटी 15 साल है, बाद में इस मशीन को किसी और प्लेन के साथ हम यूज नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन लगेगा। तो कंपनी सोचेगी कि 15 साल के बाद हम लीज वापस कर एसेट वापस कर देंगे, वी विल नॉट रिन्यू एक्सटेंड। तो लीज टर्म हो गया 15 साल, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि 15 साल के बाद हम एक्सटेंड करेंगे, इसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। आपको नहीं लगता इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है? क्योंकि बहुत सारे उसमें नेगेटिव बातें लिखी है। आप इसको सिर्फ एक ही एसेट के साथ यूज कर सकते हो, किसी या दूसरे एसेट के साथ यूज करेंगे तो सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन लगेगा। तो आप पहले तो आप 15 साल से ही अकाउंटिंग करो, बाद में 15 साल के बाद जो होगा उस समय आप उस समय जाके मॉडिफाई कर देना भले। इज इट राइट? मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 साल वाले सारे क्वेश्चन में आपको मानना चाहिए कि 15 साल के बाद क्या होगा, अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसको अभी से एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट है। 15 ईयर इज टू लॉन्ग अ टाइम टू टू थिंक कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस ऑप्शन। इज इट राइट? बोलो हाँ, यस। तो आंसर शायद दिया हुआ है आपको, ठीक है। जहां पे नहीं रहेगा आप मुझे बताना। थियरी क्वेश्चन के आंसर यूजुअली रहेंगे, प्रैक्टिकल के आंसर नहीं रहेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में थियरी क्वेश्चन कम आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट फिर भी आते हैं, इसलिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपको आंसर इस तरह से लिखना होगा, द लेसी नोट्स दैट द टर्म फॉर द ऑप्शनल रिन्यूअल provides no economic incentive
and the cost to install is significant. तो इसमें कोई आपको खास इकोनॉमिक इंसेंटिव दिख नहीं रहा है. The lessee has no incentive, इसको अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स को. रिवीजन करते समय पूरा आंसर नहीं पढ़ना है, सिर्फ कीवर्ड्स को पढ़ना है. The lessee has no incentive to make significant modification to the machine after 15 years. Therefore, lessee does not expect to have a business purpose for using after the non-cancelable lease term of 15 years. Hence, the lease term for the machine is 15 years only. इसमें मशीन लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि उसने क्या किया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए फैसिलिटी को भी लीज पे लिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का इंटेंशन आपका सिर्फ मशीन की लीज टर्म निकालना है. फैसिलिटी का फिर एक अलग क्वेरी आएगी कि 19 ईयर लिया जाए या 19 + 12 लिया जाए. अब वो +12 के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या होगा 15 साल बाद. आसपास अपनी दुनिया देखो, 15 साल पहले कौन कहाँ था और आज कहाँ है. सब बदल गया या सब वैसी है? बदल गया. 15 साल पहले तुम लोग 3rd स्टैंडर्ड में होंगे शायद. अब एक और क्वेश्चन आ गया. एक ही क्वेश्चन के बहाने 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं नालायक, एक में ही 3. सिनारियो ए, सिनारियो बी, सिनारियो सी. सारे क्वेश्चन फॉरेन ऑथर्स की बुक से चुराए हुए हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने, और मैंने उनकी बुक से ले लिया. सब लीज किया मैंने. एंटिटी एबीसी इंटर्स इनटू अ लीज, नहीं मुझे तो लेना है क्योंकि सिलेबस है. एंटिटी एबीसी इंटर्स इनटू अ लीज फॉर इक्विपमेंट दैट इंक्लूडेड, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे. नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ 6 ईयर, तो 6 तो पहले देखते हैं, फिर उसमें लिखना 2 ईयर फिक्स्ड प्राइस्ड रिन्यूअल ऑप्शन with future lease payment that are intended to approximate market rate at lease inception. There are no termination penalties or other factors indicating that ABC is reasonably certain to exercise the renewal option. There are no termination penalties or other factors indicating that entity ABC is reasonably certain to exercise the रिन्यूअल ऑप्शन. अब इस क्वेश्चन में लग रहा है कि इनको पता नहीं कि रिन्यू करेगा या नहीं करेगा. देयर इज नो फैक्टर, नो अदर फैक्टर इंडिकेटिंग दैट एंटिटी एबीसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन. व्हाट इज द लीज टर्म? तो लीज टर्म क्या हम ये 6 लेंगे या 6 + 2 लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि बाकी 2 इयर्स का भी रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि नहीं? तो आपकी बुक में पहले आंसर देख लो. आंसर है सिनारियो ए. एक क्वेश्चन लेंगे, उसके साथ साथ उसका आंसर रीड करेंगे, इससे आपको कंटिन्यूटी रहेगी. एट द लीज कमेंसमेंट डेट द लीज टर्म इज 6 ईयर being the non-cancelable period. The renewal period of 2 years is not taken into consideration because it is mentioned that ABC is not reasonably certain to exercise the option. तो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि there is no factor which indicate that this fellow is going to extend the lease. Scenario B. सामने स्क्रीन पे देखना, अभी आंसर पढ़ना नहीं है. Entity XYZ enters into a lease for a building that included a non-cancelable term of 8 years and a 2-year market price renewal option. Before it takes possession of the building, entity XYZ pays for leasehold improvement. ओह बेचारा फंस गया. एसेट में काफी आपको खर्चा करना पड़ेगा. हमने तो आपको क्लासरूम खाली दे दी, तुमको इसमें प्रोजेक्टर लगाना है, स्क्रीन लगानी है, बेंचेस लगाने हैं, ठीक है, साउंड सिस्टम लगाना है. भले तुम बाद में उखाड़ कर लेके जाओगे, लेकिन आप क्या सोचोगे, इसको 2 साल कंटिन्यू करना ज्यादा फायदेमंद है.
the lease improvement are expected to have significant value at the end of 8 year, and that value can only be realized through continued occupancy of the leased property. बहुत ही क्लियर हिंट है ये कि नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, विल कंटिन्यू। ये जो इंफॉर्मेशन उससे तो ये लगता है कि एंटिटी सोचेगी कि यहाँ से पूरा ये लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट पहले हटाओ, उसमें आपको बहुत नुकसान होता है, फिर उसको कहीं और जाके लगाओ, फिर उसका खर्चा, एंड दैट इज सिग्निफिकेंट। कहीं तो सिग्निफिकेंट वर्ड यूज हुआ है। तो नॉर्मली कोई क्या सोचेगा कि हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर मैं ये 2 ईयर को भी ऐड कर दूंगा, यहां पर भी हम 2 ईयर को ऐड कर देंगे। इस लाइन को पढ़ें, एंटिटी XYZ कंक्लूड दैट लीज टर्म इज 10 ईयर, 8+2, ठीक है, बिकॉज लेस इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करना है, क्योंकि आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवाइज करना है और उसमें ये सारे क्वेश्चन रिवाइज पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक और सिनारियो सी दिया हुआ है, मतलब देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है ये। एंटिटी PQR enters into a lease for an identified retail space in a shopping center. The retail space will be available to entity PQR for only the month of October, November, December. साल में 3 महीना आपको चाहिए, ड्यूरिंग अ नॉन कैंसिलेबल टर्म ऑफ 7 years। यानी पीक सीजन में आपको रेंट पे मिलेगा। अब आप बोल रहे हैं मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, 7 साल के लिए। The lessor agrees to provide the same retail space for each of the 7 year। तो आपको 3 महीने into 7 years। What is the lease term? What is the lease term? तो lease term वही है जो क्वेश्चन में है, 3 months every year for a period of 7 years। इवन लीज टर्म का मतलब ये नहीं है कि पूरे 12 महीने ही आप उसको लो, आप पर्टिकुलर मंथ्स भी ले सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज लीज टर्म। पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक भी ले सकते हो, इज इट राइट? आप बोल सकते हो मुझे सिर्फ सैटरडे संडे को ही क्लासरूम चाहिए, क्योंकि उस दिन बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो है वो फ्री रहते हैं। जैसे हमसे बहुत बार इस संडे को काफी लोग क्लासेस रेंट पे लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, हम पहले 6 दिन पढ़ाते हैं, मेरी बात अलग है, मैं 8 दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं 8 नहीं होते हैं, हाँ 7 दिन होते हैं। मैं देख रहा था आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, काफी लोगों ने रिएक्ट नहीं किया, मतलब सुन नहीं रहे थे। तो लेकिन बहुत लोग संडे को क्लास लेते हैं, जैसे पहले CPA की क्लासेस हम संडे को लेते, पूरा दिन रेंट पे दे दिया, ठीक है। IFRS की क्लासेस संडे को लेते थे, साइंस की क्लास, साइंस मतलब मैं नहीं कोई और, तो ऐसा भी हो सकता है, वो भी लीज टर्म में आएगा, वो भी लीज टर्म में आएगा। जरूरी नहीं पूरे 12 महीने होने चाहिए या पूरा कंटिन्यूअस कुछ पीरियड होने चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसपास देखेंगे तो आपको हर जगह लीज दिखने लगेगी, ठीक है। आंसर ऑफ सी, एट द लीज कमेंसमेंट डेट लीज टर्म इज 21 month, 3 months per year over 7 year period, that is the period over which entity PQR control the right to use the underlying asset। इन सब की अकाउंटिंग कैसे होगी ये क्वेरी अभी नहीं पूछनी है, ठीक है, वो हमारा पूरा चैप्टर ही है, धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा। बहुत वैरायटी है, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना होगा। क्वेश्चन में अगर आपको लीज टर्म डायरेक्टली नहीं दिया 5 ईयर और ये सब बातें लिखी हुई है, कैंसिलेबल पीरियड, लीज इंप्रूवमेंट, तो पहले तो मुझे लीज टर्म निकालना होगा ना, क्योंकि अगर लीज टर्म 7 साल और मैं 3 साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर बैठा तो इट्स वेस्ट, आपको एक भी मार्क नहीं मिलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन कर लें क्या, या होमवर्क एक दे सकता है? क्वेश्चन 3 होमवर्क लिखना।
क्वेश्चन 3 के बाद एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। अभी छोटे छोटे 5-6 कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा जो आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको लगने वाले हैं। लीज पेमेंट जो होते हैं फिक्स्ड हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट आ गया। फिक्स्ड का मतलब सिंपल है, जो आपको पता है। लीज रेंटल 6,000 रुपीज पर मंथ फिक्स्ड है। हॉस्टल का किराया भरते हैं 6,000 रुपए पर मंथ। फ्लैट का किराया भरते हैं 16,000 रुपीज पर मंथ। वेरिएबल का मतलब है 2% ऑफ सेल। एग्जाम्पल, सेल होगा तो उसका 2% आपको रेंटल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। या फिर 200 रुपीज पर मशीन आर। मशीन चली तो पैसे मिले, मशीन रुकी तो पैसे नहीं मिले, है कि नहीं? वेरिएबल है पूरा, ये पूरा वेरिएबल है। 2 घंटे पर मशीन आवर आपने अगर एग्रीमेंट किया है तो स्टैंड कहता है वेरिएबल है। तो फिर इन प्रिंसिपल इन सब्सटेंस फिक्स्ड क्या हुआ, आपने कहा 200 रुपीज पर मशीन आवर सब्जेक्ट टू मिनिमम 16,000 रुपीज पर एनम पर मंथ। सब्जेक्ट टू मिनिमम 16,000 रुपीज पर मंथ। अब देखो, अब तुम्हारी मशीन चले ना चले, मशीन चले या ना चले, तुम्हें तो 16,000 देना ही होगा। 0 आवर्स भी चले तो मिनिमम 16,000। तो देखने से लग रहा है कि वेरिएबल है, लेकिन इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स उसमें वेरिएबल भी है। कल को मशीन तुम्हारा 500 घंटे चल गया तो जरा 500 इंटू 200 करके बताना कितना आया। 500 इंटू 200 1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख आपका रेंट हो जाएगा। इज इट राइट? नहीं चला तो फिर भी 16,000 रुपीज रहेगा। स्टैंडर्ड कहता ये 16,000 रुपीज तुम्हारा इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट है, वो तो आपको मिलेगा ही। इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट को भी हम लीज रेंटल मानेंगे। इन सब्सटेंस फिक्स रेंटल को भी हम लीज रेंटल मानते हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है। वेरिएबल को मानते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि वेरिएबिलिटी किस चीज पर बेस्ड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 2 मिनट रुकना, ठीक है? सारा ज्ञान एक ही बार में थोड़ी उड़ेल देंगे, थोड़ा थोड़ा। इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स आर पेमेंट विच मे वेरी। देखो इसको जरा ध्यान से, कंडीशन क्या लिखा है? 200 रुपए पर घंटे सब्जेक्ट टू मिनिमम 16,000। तो हो सकता है कि जब तक आप 0 से लेकर 80 आवर्स यूज करेंगे तो ये फिक्स रहेगा। 80 कहां से आया? 16,000 डिवाइड बाई 200। तो 0 से 80 आवर अगर आप मशीन यूज करेंगे तो 16,000। जैसे ही 80 आवर्स के ऊपर यूज करेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा फिर वो। तो इट में वेरी ड्यू टू यूसेज और टाइम। These are included, underline included, in calculation of right of use asset and lease liability। मतलब ये लीज पेमेंट का पार्ट है। If the amount can be calculated at the commencement of the lease। तो स्टैंडर्ड कहता है that will also form part of lease liability if it can be calculated at the commencement of the lease। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो at the beginning, then it is in substance fixed payment। अभी मैं सिर्फ अगर कंडीशन रखता 200 पर आवर, तो ये पूरा वेरिएबल है, इसमें कैलकुलेशन मुश्किल है। इसको फिर हम
राइट ऑफ यूज एंड लीज एसेट में कंसीडर नहीं करेंगे, अनलेस कि आप इसकी कैलकुलेशन एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज कर सको। ओके, तो ऐसे वेरिएबल रेंट जिसको हम एट कमेंसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं स्टार्ट में ही, वो हो जाएगा इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज रेंटल। अगर वो इन सब्सटेंस फिक्स्ड लीज रेंटल है तो वो हमारे लीज अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा। वेरिएबल लीज पेमेंट, वेरिएबल लीज पेमेंट आर वेरी ड्यू टू मार्केट चेंजेस, these are not contingent to time or usage। अभी वेरिएबल लीज रेंटल जो है, वेरिएबल रेंट, एक वेरी होगा ड्यू टू मार्केट चेंजेस और एक वेरी होते हैं ड्यू टू टाइम और यूसेज, ड्यू टू टाइम और यूसेज। इज इट राइट? स्टैंडर्ड कहता है कि अगर रेंट वेरी हो रहा है ड्यू टू मार्केट चेंजेस, एग्जाम्पल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ध्यान से सुनना है क्योंकि एक भी गलती करेंगे, एक तो कैलकुलेशन में आधा आधा एक एक घंटा लगेगा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 5-10 साल के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें दुनिया भर की कैलकुलेशन, कोई एक फिगर भी इधर का उधर हिल गया तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो मार्केट चेंजेस मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लाइबोर, ओके, ये चेंज जो है मार्केट की वजह से, हमारा लीज रेंटल वेरी करेगा लेकिन ये अनअवॉइडेबल नहीं है। ओके, ये अनअवॉइडेबल नहीं है। क्या होगा? लाइबोर 3 से 4% होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 115 का 120 हो जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आपका लीज रेंटल 200 रुपीज पर आवर है, ये पूरी तरह से अनसर्टेन है, यानी यहां पर लीज रेंटल जीरो भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? अगर वो मशीन यूज ही नहीं किया एक भी घंटे तो जीरो है। यहां पर वो वेरी होगा किसकी वजह से? मार्केट की वजह से, कंज्यूमर इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स, लाइबोर, आरबीआई रेट, कुछ किसी के साथ उसने लिंक कर दिया कि ये वेरिएबल चेंज होगा तो रेंट इतना होगा। अगर लाइबोर 3% है तो तुम्हें 3% जोड़कर रेंट देना है, लाइबोर 4% हुआ तो तुम 4% ऐड करके इंटरेस्ट लीज रेंटल दोगे, लाइबोर अगर 6% हुआ तो तुम 6% ऐड करके, तो आपका रेंट वेरी हो रहा है लेकिन वो अनसर्टेन नहीं है, अनअवॉइडेबल नहीं है, रेंट लगेगा, इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। और जो पूरी तरह कंटिंजेंट है, जो जीरो भी हो सकता है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको फिर हम कॉन्टिंजेंट रेंट बोलते हैं। और कॉन्टिंजेंट रेंट को डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में पे ट्रांसफर करेंगे जब वो पे करेंगे, जब वो पे करेंगे तो हम उसको कॉन्टिंजेंट रेंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए लीज लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं, उसके लिए लीज लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, यानी ये सिंपल एक्सपेंस बुक हो जाएगा जब भी वो अमाउंट आप इनकर करेंगे। यहां पर आपको एस्टिमेट करके इसकी लीज लायबिलिटी निकालनी है, उसको बुक्स में लेकर आना है। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत एस्टिमेशन का खेल है, कोई बात नहीं, एस्टिमेट कर सकते हैं और हर साल आपको एस्टिमेट रिवाइज करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये खेल पूरा कॉन्टिंजेंसी का है, कार चलेगी तो हम तुम्हें रेंट देंगे, कार चलेगी तो हर 1 माइल का, हर 1 किलोमीटर का मैं तुम्हें 2 रुपया रेंट दूंगा। अभी कार नहीं भी चल सकती है, पूरी तरह कॉन्टिंजेंट है वो।
कार लीज पे ली मैंने कहा देखो मार्केट बहुत खराब है आजकल, कार चलेगी तो हर किलोमीटर का तुम्हें 2 रुपया रेंट मिलेगा। तो क्या हो गया, कॉन्टिंजेंट। वो भी वेरिएबल है लेकिन वो पूरी तरह कॉन्टिंजेंट है। मार्केट इंडेक्स पे कॉन्टिंजेंसी, लाइबोर जीरो थोड़ी हो सकता है। लाइबोर जीरो भी होगा तो मेरा क्या रहेगा कैलकुलेशन 1 लाख प्लस 0%, 1 लाख। ठीक है, तो यहां लेफ्ट साइड में जो मैंने लिखा है वो पे करना है आपको, थोड़ा कम या ज्यादा। राइट साइड में जो लिखा है वो जीरो भी हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा नहीं। तो नेक्स्ट फिक्स्ड पेमेंट। फिक्स्ड पेमेंट में क्या लेंगे, फिक्स्ड पेमेंट इंक्लूड्स, जो आप बेसिक रेंटल तो पे करते हो वो रहेगा ही, उसके अलावा क्या इंक्लूड करेंगे, कन्वर्जन चार्जेस। कन्वर्जन चार्जेस मीन्स कन्वर्जन चार्जेस पेड टू लोकल अथॉरिटी फॉर कन्वर्टिंग रेसिडेंशियल एरिया इनटू कमर्शियल एरिया, ये भी इंक्लूड करेंगे। और क्या लिखा है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी फिक्स रेंटल में आ जाएगा। अब इस चैप्टर में एक और टर्म आएगा जो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। व्हाट इज रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, लेसर बोल रहा तुम मेरा एसेट यूज कर करके इसको पुराना कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, 10 साल बाद जब तुम मुझे वापस करोगे कोई नहीं खरीदेगा मुझसे। तो तुम बोला चिंता मत करो, मैं इतने अमाउंट की गारंटी देता हूं, इससे इसमें अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो मैं पे करूंगा। दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, RVG। So residual value is calculated as follows: guarantee value of asset at the end of the lease term, जो आपने गारंटी दी, माइनस बेस्ट एस्टीमेट ऑफ सच स्क्रैप वैल्यू। कुछ तो पैसे मिलेंगे भी ना, मैंने 5,000 रुपए की गारंटी दी लेकिन लगता नहीं उसको बेच के 1,000 तो मिल जाएगा, तो मुझे 4,000 देने पड़ेंगे। तो 4,000 को भी लेसी अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करेगा, बिकॉज वो पैसे उसको देने पड़ सकते हैं। इज इट राइट? कुछ याद आ रहा है कि आरवीजी पढ़ा था ना इंटर में, ये वही है। ये आरवीजी इज अ पेनाल्टी फॉर लो फेयर वैल्यू एट द एंड, यानी लेसर बोल रहा है कि मुझे नुकसान होगा बिकॉज एसेट की फेयर वैल्यू बहुत घट जाएगी। कोई भी एसेट जब 10 साल 5 साल यूज हो जाता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो एग्रीमेंट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर फेयर वैल्यू घट गई तो लेसी अमाउंट पे करेगा। हाँ जी, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी भी आएगी, थोड़ी देर में आएगा, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो डी कमीशनिंग लाइबिलिटी भी आपके नोट में आ जाएगा। कई बार एसेट आपने इंस्टॉल किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसको डी कमीशन करना, हटाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यू आर राइट। सो दैट वी विल टेक इन द रिस्पेक्टिव प्लेस, डी कमीशनिंग लाइबिलिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग टू लेसी। ये स्टैंडर्ड ने कहा है कि लेसी को जितने भी लीज हैं सबके लिए 116 अप्लाई करो। ऑफ कोर्स कुछ स्टार्ट में एग्जाम्पशन दिए थे मैंने आपको, बट वो स्पेसिफिक था, इंडस्ट्री ओरिएंटेड या कुछ स्पेसिफिक। अदरवाइज जनरली आपको जो भी लीज आप इंटर करोगे 116 अप्लाई करना है। अभी कई बार क्या होता है, सब्सटेंस में तो वो लीज है लेकिन उसकी अकाउंटिंग करते समय मटलिटी का भी ध्यान रखना है हमें। अब ये मैंने कैलकुलेटरी लीज पे ले लिया, मान लो, क्या दिक्कत है? ले सकते हैं ना, कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं, वो बोलो। ले सकते हैं। मैंने कहा क्यों, अपना इन्वेस्टमेंट करो 500 रुपया, 30 रुपया महीने के रेंट के हिसाब से ले लिया मैंने। फिर मैं एक प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, 30 20 बार पे करना है मुझे। फिर एक बुक में एसेट क्रिएट करूंगा, राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। फिर उसके ऊपर हर महीना इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर इंटरेस्ट को पिनल अकाउंट में चार्ज करूंगा, इस राइट ऑफ यूज एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा। स्टैंडर्ड ने कहा भाई साहब
इतना मत झमेला करो। कितने का है? 500। इसके लिए लीज अकाउंटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड ऐसे छोटे मोटे आइटम के लिए हमने नहीं बनाया है, बड़े आइटम के लिए बनाया है, ठीक है? क्योंकि वहां पर आपके पीएनएल अकाउंट पे एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। अब ये कैलकुलेटर 500 का, तुम पूरा इसको राइट ऑफ कर दो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 500 का अपने एसेट को राइट ऑफ किया, कैपिटलाइज किया, इसके लिए दिमाग लगाएगा क्या वो? तुम खुद ही सोचो ना। तो उसने कहा दो चीजों को मैं एग्जम्पशन देता हूं। एक है शॉर्ट टर्म लीज को, वैसे इसकी लाइफ वैसी शॉर्ट टर्म है तो पूरे का पूरा अमाउंट तो वैसे ही पीएनएल अकाउंट में जाने वाला है। जो भी आप रेंटल भरोगे वो वैसे ही उसी साल पूरा पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। तो इतनी मेहनत करके कोई मतलब ही नहीं है ना। जो भी पे करोगे वो पूरा पीएनएल अकाउंट में जाने वाला है, एसेट आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इफ एट द कमेंसमेंट डेट द लीज टर्म इज 12 months और लेस देन 12 months और लेस देन 12 months, सच लीज शुड नॉट हैव, एक कंडीशन है लेकिन, परचेज ऑप्शन। यानी एक साल के बाद परचेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यानी एक साल आपने उसको मस्त यूज किया, बाद में परचेज कर लिया, तो परचेज ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अभी मान लो आपको अपने घर जाना है, ठीक है? यहाँ से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, क्लास किया, एक ओला कैब बुक किया आपने, तो 10 किलोमीटर तक, ध्यान से सुनना, यानी करीब 40 मिनट्स की ये राइड होगी। आप ओला कैब को लीज पे ले रहे हैं। लगाओ इंडेस 116, बोलो भाई साहब रेंट बताओ, प्रेजेंट वैल्यू बताओ, ठीक है, डिस्काउंट रेट बताओ, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट बताओ तुम्हारा। जब तक वो बताएगा तुम पहुंच भी जाओगे और उसके बाद तुम्हारी एंट्री भी हो जाएगी। ये भी शॉर्ट टर्म लीज ही है। तो अगर मैं ये स्टैंडर्ड में ये एग्जाम्पशन ना दूं तो तुम्हारे ऑफिस के 100 स्टाफ रोज ओला यूज करते हैं, तुम उसको रीइंबर्स करते हो, तो तुम क्या बैठ के इधर 116 लगाते रहोगे क्या? एक दिन गोवा गए, ठीक है, घूमने, वहां पर आपने वो बाइक रेंट पे ले ली 3 हफ्ते के लिए, क्या करें? 116 लगाएंगे? नहीं, शॉर्ट टर्म लीजेज है, वहीं पे वो एक्सपेंस बुक होगा, खेल खत्म। तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म लीज को एग्जाम्प्ट कर दिया है, क्योंकि वैसे भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मान लो मैंने एक बाइक ली, 30,000 रुपए रेंट दिए, अगर मैं ये स्टैंडर्ड भी लगाऊंगा तो ये पूरा 30,000 मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा, बराबर? तो कहाँ गया? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि पहले मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा, उसको राइट ऑफ भी करूंगा। स्टैंडर्ड कहता है इतना करने से अच्छा है इसको डायरेक्टली एक्सपेंस ही दिखा दो ना। मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसको कैपिटलाइज भी 3 हफ्ते के लिए करोगे तो 3 हफ्ते बाद वो 30,000 राइट ऑफ ही होगा वो पीएनएल अकाउंट में। 30,000 डायरेक्टली एक्सपेंस ही बुक कर दो। अननेसेसरी झमेला क्यों कर रहे हो यार? क्योंकि हमारा काम, अकाउंटिंग का काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना, उसको यूजर के लिए यूजफुल बनाना, ठीक है? नेक्स्ट है लो वैल्यू आइटम। अब ये स्टैंडर्ड जो है, इन्होंने एक बहुत ही जनरल टर्म यूज किया, लो वैल्यू एसेट। जैसे मैंने अभी आपको एक कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, क्योंकि आप कैलकुलेटर मान लो लीज पे ले ही लिया 3 साल के लिए, 30-30 रुपए हर महीने रेंट दे भी रहे हैं, तो लेकिन उसकी अकाउंटिंग करके कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा आपके पीएनएल अकाउंट पे। तो जो आईएफआरएस है, आईएफआरएस ने कहा है कि अगर कोई एसेट $5,000 या उससे कम का है, कोई एसेट $5,000 या उससे कम का है, लेकिन किसने कहा है? आईएएसबी ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो आईएफआरएस ड्राफ्ट करती है,
एंड दिस हैज टू बी सीन फॉर न्यू एसेट। अब दिक्कत क्या है कि आप आईएफआरएस नहीं फॉलो करते हैं, आप इंड एस फॉलो करते हैं। इंड एस में ये लिमिट क्या है? कोई लिमिट नहीं है, जजमेंट पे छोड़ दिया गया है पूरा आपका। इज इट राइट? तो आपको क्या करना, मन में सोचना $5,000 का रुपी वैल्यू कितना होगा? 70 के हिसाब से 3.5 लाख। तो एक मैनेजमेंट एज अ पॉलिसी एक कट ऑफ डिसाइड कर सकती है। मैनेजमेंट इंडिया में क्या करेगी, कट ऑफ डिसाइड करेगी कि हम मान लो 20,000 रुपए डिसाइड करते हैं कि 20,000 के नीचे का एसेट रहा तो एक्सपेंस कर देंगे। अब ये 20,000 मैंने कहा हमारे लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले 1 लाख का लिमिट लगा सकते हैं। इज इट राइट? तो अपनी अपनी पॉलिसी आपको लगानी है और उसको आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। जो आईएफआरएस है वहां पर उन्हें 2-3 एसेट के नाम बताए हैं विच आर जनरली लो वैल्यू आइटम। विच आर जनरली, मतलब जनरली यानी कि केस टू केस में आपको चेक भी करना है। अब ये जो लैपटॉप्स होते हैं कितने के आते हैं? कुछ लैपटॉप 25,000 में भी आते हैं और कुछ लैपटॉप 5 लाख में भी आते हैं। तो आपको फिर वो उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग डिसाइड कर लेनी है। इज इट राइट? लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, फर्नीचर हो गया, तो आपको देखना है कि ये लो वैल्यू आइटम है। अगर हाँ तो इसके लिए आपको एग्जम्पशन है, जो भी आप रेंटल पे करेंगे उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, उसके लिए आपको कोई राइट ऑफ यूज एसेट या लीज लायबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब जब एक्सपेंस इनकर करोगे उसको एक्सपेंस बुक कर लेना। तो लो वैल्यू आइटम या शॉर्ट टर्म लीज वाले आइटम के लिए स्टैंडर्ड ने अकाउंटिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। जब जब एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे उनको पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। कैपिटलाइज लो वैल्यू आइटम को आप कैपिटलाइज करोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और क्या था, शॉर्ट टर्म लीज को कैपिटलाइज करोगे को भी कोई फायदा नहीं, पूरे का पूरा अमाउंट राइट ऑफ होने वाला ही है कुछ समय में, तो वो वैसे भी अमाउंट पीएनएल अकाउंट में जाएगा ही। तो इससे अच्छा आपकी अकाउंटिंग को कॉम्प्लिकेट ना करें। डोंट क्रिएट आरओयू। व्हाट इज आरओयू? राइट ऑफ यूज। इस स्टैंडर्ड ने एक नए एसेट का जन्म दिया है, राउ एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज यानी कि आप कोई भी एसेट लीज पे लो, अब उसका एक ही नाम होगा, आरओयू एसेट। ओल्ड स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, मशीन लिया तो मशीन के साथ ऐड कर दिया, बिल्डिंग लिया तो बिल्डिंग के साथ ऐड कर दिया। अभी आप उसको आरओयू एसेट, और इसकी बैलेंस शीट में भी ना अभी एक अलग लाइन आइटम बन गई है ये। इट अपीयर्स एज अ सेपरेट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट नाउ, आरओयू एसेट, ताकि यूजर्स को पता चल जाए कि ये एसेट ओन्ड नहीं है, ये एसेट लीज्ड पे है। ओके, above exemption is optional। ओ मतलब अगर तुमको बैल के साथ सीड़ भिड़ाना ही है तो मोस्ट वेलकम। समझ में आया? अगर आपको कैलकुलेटर को कैपिटलाइज करना ही है, 30-30 रुपए हर साल दे रहे उसका, करो करो मरो, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड अप्लाई करना है यू कैन डू इट, लेकिन जिन कंपनी को एग्जाम्शन लेना है वो ले सकते हैं। हमारी तरफ से तुम्हें दोनों छूट है। अब निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4। तो एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। हो सकता है बहुत ही रेयर केस में आ जाए जब इंस्टीट्यूट को लगे कि देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत कम बचे हैं, अब थोड़े मार्केट में सप्लाई बढ़ानी है, तो ये आएगा।
ठीक है। एंटिटी एक्स लेसी enters into a lease agreement with entity Y lessor to lease office equipment for a lease term of 5 years. लीज टर्म कितना है? 5 साल है। अंडरलाइन, द इक्विपमेंट इज डिटरमाइंड बाय एंटिटी एक्स टू बी ऑफ लो वैल्यू। लेकिन ये जो इक्विपमेंट है लो वैल्यू आइटम है। एंटिटी एक्स इलेक्ट्स टू अप्लाई लो वैल्यू एसेट एग्जम्पशन। अंडरलाइन, पूरा खेल खत्म हो गया। लो वैल्यू एसेट एग्जम्पशन अप्लाई करना मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी। सिर्फ एक्सपेंस को आपको बुक करना है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे आपसे हम। लीज पेमेंट फॉर 5 years आर एज फॉलोज। अब इन्होंने क्या किया है, लीज रेंटल कुछ इस तरह से नेगोशिएट किया है, 0, सेकेंड एंड थर्ड ईयर 1000, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 1200। स्टैंडर्ड कहता है इन सबको छोड़ो, टोटल देखो कितना पे कर रहे हैं। 1200 रुपए इंटू 2, 1000 इंटू 2 कितना हो गया? 2400 और 2000 4400, 5 साल। यानी कुल मिला के 4400 आप 5 साल के लिए पे कर रहे हो। डिवाइड बाई 5 करो और उतना एक्सपेंस बुक करो। ठीक है। तुम बोलोगे ऐसा कर सकते कि पहले साल 0, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1000, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे तो कंपनी फिर क्या करेगी, मान लो प्रॉफिट घटाना है बढ़ाना है, उसके हिसाब से इसको हम लीज रेंटल को हम एग्रीमेंट में डाल देंगे 0 0 0 0 लास्ट में एक साथ, पहले 4 साल बुक ही नहीं करने का एक्सपेंस। स्टैंडर्ड भी होशियार है, उसने कहा ये सब नहीं चलेगा। द एस्केलेशन इन द लीज रेंटल फॉर 4 and 5 are in line with the expected inflation rate in the economy। इससे कुछ नहीं होने वाला। एंटिटी वाई प्रोवाइड्स अ लीज इंसेंटिव ऑफ 300। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट है, टू एक्स लिमिटेड एट लीज कमेंसमेंट। तो आपने मुझे बताया था 4400, लेकिन उसमें 300 रुपया आपको वापस मिल रहा है एज अ लीज इंसेंटिव। आजकल ये भी एक धंधा है, दूसरे से ग्राहक छीनने के लिए या ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको। तो ज्वाइनिंग फीस 300 रुपए, ताकि आप भी खुश, 5 साल तक अभी एसेट यूज होता रहेगा। तो आपका रियली आपका कॉस्ट आ रहा है 3900 ही आ रहा है शायद, देखना सर। एक मिनट, 41, हाँ अभी थोड़ी सही है। हाउ वुड द लीज पेमेंट एंड लीज इंसेंटिव बी रिकॉग्नाइज्ड? 4100 डिवाइड बाई 5। आंसर एक लाइन का ही है, 820 रुपीज। बट फिर भी थोड़ा सजा के लिखेंगे ताकि 5 मार्क मिल जाए। ठीक है। अब अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो वो स्टूडेंट्स इंडेस लगाएगा, बोलेगा पहले साल 300 रुपए का इनकम बुक करेंगे क्योंकि 300 आपको इंसेंटिव मिली, उसके बाद 1000 का एक्सपेंस बुक करेंगे, उसके बाद 1200 का एक्सपेंस बुक करेंगे। स्टैंडर्ड कहता है ये सब नहीं करना है, स्ट्रेट लाइनिंग करनी है, अनलेस आपके पास कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन हो टू यूज अ मेथड अदर देन स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइनिंग करनी है। स्ट्रेट लाइनिंग मतलब टोटल कैश फ्लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए पहले एक नोट लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं नोटबुक में करवाऊंगा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफ एंटिटी एक्स इलेक्ट्स टू अप्लाई, if entity x elects to apply low value asset exemption, low value asset exemption for the lease of, for the lease of office equipment, for the lease of office equipment, it would be required, it would be required
to recognize, it would be required to recognize lease expense on straight line basis unless another systematic basis is representative of the time pattern of the user's benefit, even though the escalations in lease rental is linked to inflation, आपको देखना है कि कोई दूसरा सिस्टमैटिक बेसिस है which is representative of the time pattern of users benefit. कोई और अगर बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक बेसिस समझ में आ रहा है, जैसे मान लो यूज, ठीक है, मशीन की यूसेज कैसी है, तो आप कोई अलग बेसिस ले सकते हो। सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आप ज्यादा नहीं लोगे, ओके, इन्फ्लेशन तो रहेगा ही। अकॉर्डिंगली, नेक्स्ट लाइन, अकॉर्डिंगली the expense to be recognized would be as follows. Accordingly, the expense to be recognized would be as follows. Assuming entity X determines that application of basis other than a straight line is not appropriate under the circumstances, जब तक आपके पास कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग रीजन ना हो कि कोई और मेथड विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन SLM, you will apply SLM. So next line, total lease payment net of incentive provided by the lessor, $1,000 into 2 plus 1,200 into 2 minus 300, ये आ गया 4100। क्वेश्चन में कोई और अदर सिस्टमैटिक बेसिस नहीं दिया हुआ है, ओके, तो आपको SLM लेना है। लीज टर्म इज 5 ईयर। अब इस क्वेश्चन में लीज टर्म में क्या कोई एक्सटेंशन का ऑप्शन है, कोई टर्मिनेशन ऑप्शन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, तो 5 ईयर। देयरफॉर एनुअल लीज एक्सपेंसेस, तो कितना हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे? 820, ओके। तो ये क्वेश्चन था एक लो वैल्यू आइटम पे, लो वैल्यू था या हाँ लो वैल्यू आइटम, भले इसमें लाइफ 5 ईयर हो, लीज टर्म 5 ईयर है, लेकिन वैल्यू बहुत कम है। अब इस कैलकुलेटर को मैं 3 साल के लिए लीज पे ले लूं, लेकिन है तो 500 रुपए का ही, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पशन ले सकता हूं, लेकिन आपके पास एग्जाम्पशन लेने का और नहीं लेने का दोनों राइट्स है, ओके। अब अगला जो
टॉपिक है वो काफी लेंदी है, और वो ये है हाउ टू आइडेंटिफाई लीज कॉन्ट्रैक्ट। ये पहले आपने नहीं पढ़ा था। ओल्ड स्टैंडर्ड में सिर्फ एक लीज की डेफिनेशन थी, अ लीज कन्वेज द राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट टू अदर पार्टी नोन एज लेसी, बस। लेकिन जिस हिसाब से बिजनेसमैन अभी एग्रीमेंट्स करते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। यानी अगला जो डिस्कशन है काफी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीज है या नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने कहा ये मशीन तुम ले लो, कुछ मत दो मुझे, लेकिन पूरे के पूरे रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल मुझसे खरीदने होंगे जो इस मशीन पे तुम यूज करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं लीज रेंटल उस कंज्यूमेबल के प्राइस में आपने इंसर्ट कर दिया। बोलो हाँ। तो आजकल कंपनी ऐसा करती है जिनको कुछ एसिड देना है और माल भी बेचना है, एसिड फ्री में ले लो, माल हमसे खरीदो। तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्टेड है, उसमें लीज का कंपोनेंट भी छुपा हुआ है। कुछ चीजें मैंने और एग्जांपल दी। मैंने कहा एक कैब कंपनी को कि ये मेरे एम्प्लॉय है, इसको तुम कैब से रोज लाना ले जाने का काम करो, उसकी मर्जी हो, जो भी कार भेजे उसके कन्वीनियंस से, उसको लगता है कि एक ड्राइवर यहाँ नजदीक है उसको भेजेगा वो उस दिन। जैसे आजकल ऐप वाले सारे कंपनीज करती है, वो ऐप के थ्रू वो देख लेती ग्राहक किधर कैब किधर, जो नजदीक वाला ग्राहक है उसको पहले कैब भेज देती है, तो उसमें उनकी कॉस्ट बचती है ना, वो डिसाइड करेगा। तो वो लीज नहीं है फिर वो, बिकॉज उसमें आइडेंटिफाइड एसेट ही नहीं है। तो पहला चीज हमें देखना है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं। मान लो आइडेंटिफाइड एसेट भी है, लेकिन विदाउट सब्सटीट्यूशन, सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट विद द लेसर, विदाउट सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट विद द लेसर। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक कंपनी का सीईओ है, उसने कहा मुझे BMW कार ही चाहिए, ठीक है। एक कैब कंपनी से आपने बात कर ली, कैब कंपनी ने कहा ठीक है हम BMW दे देंगे, उसमें क्या है। लेकिन वो कैब कंपनी वाला क्या करता है, BMW बदल देता है, आज ये BMW कल वो BMW। तो यानी कि उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि वो, उसका क्या पॉइंट है कि हम आपको BMW देंगे, कौन सी BMW देंगे वो मेरा हेडेक है, और वो बदल सकता है आसानी से, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो देन दिस इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, देन दिस इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। इज इट राइट? मैंने कहा कि तुम ये एसी यहां लगाओ लीज रेंटल, और मैं तुमको लीज रेंटल दूंगा। अब उसने यहाँ पर आके सारा फिक्स कर दिया, सारी पाइपिंग कर दी, वायरिंग कर दी। अब बोलो क्या उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है? क्या वो बदल सकता है? बदल सकता है, लेकिन बदलने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फिर यहां से उसको डिसमेंटल करना भी एक कॉस्टली अफेयर है। एक बार वो एसी फिक्स हो गया, उसको डिसमेंटल करना पूरी तरह से कॉस्टली अफेयर, उसकी जगह वापस लाके नया लगाना फिर से कॉस्टली अफेयर है। तो यहाँ पर भले होगा तो यूज नहीं करेगा वो, तो उस केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एसेट आइडेंटिफाइड है और लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये भी चेक करना है कि क्या लेसर आसानी से वो एसेट रिप्लेस करके दूसरा दे सकता है। तो आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब क्या हो गया? दीज आर एसेट विच आर प्रोवाइडेड इन द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा स्टैंडर्ड का बेस ही यही है कि देयर मस्ट बी एन अंडरलाइंग एसेट, एन आइडेंटिफाइड एसेट which is to be used by the lessee, which is to be used by the lessee. This can be marked explicitly,
कई बार होता है एक्सप्लिसिट तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है, एमडी ने कहा मुझे ये BMW चाहिए, ये रेड कलर वाली, जिसका नंबर है 0007, ठीक है। अब उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। ये हमारी 4 क्लासरूम है, क्लासरूम के बाहर नंबर लिखा हुआ है, क्लासरूम नंबर 1 2 3 4। एक ने हमसे रेंट पे लिया 1 नंबर, आइडेंटिफाइड है कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। वेयर हाउस आप रेंट पे लेते हो, वेयर हाउस पे नंबर लिखा रहता है। फ्लैट रेंट पे लेते हो, फ्लैट्स पे नंबर लिखा रहता है। वो हो गया एक्सप्लिसिट, जहां पर बिल्कुल कोई ना कोई तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इट कैन बी इम्प्लिसिट ऑल्सो, it can be implicit asset, that is where there is only one asset that is capable of being used to meet the contract term. अब एमडी ने कहा मुझे BMW भी नहीं चाहिए, मर्सिडीज भी नहीं चाहिए, मुझे रॉल्स रॉयस चाहिए। बेचारी कैब कंपनी के पास एक ही रॉल्स रॉयस है, तो ये हो गया इम्प्लिसिट। अब वही रॉल्स रॉयस आएगी आपको लेने रोज, है कि नहीं? एमडी लोग ऐसी डिमांड करते हैं। जब मैं था आर्टिकलशिप में, डेलॉयट में, तो हमारे जो पार्टनर लोग आते थे दूसरे शहर से, वो बोलते थे मेरे को ये वाली कार ही भेजना है, ठीक है, मैं ये तुम्हारी मारुति 800 और ये i10 और i20 में मैं नहीं आने वाला। Lessor does not have any other similar asset, hence it would be implicit asset। है ना मजेदार चैप्टर कि आपने कहा मुझे रोल्स रॉयस दो, वो कोई भी रोल्स रॉयस मुझे भेज सकता है, लेकिन बेचारे के पास है ही एक। और ऐसा नहीं कि वो ऐसे 10-15 लेकर बैठा रहेगा, बिकॉज ऐसे ग्राहक भी कम मिलते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट, तो अभी आपके पास बहुत सारे केस स्टडी आने वाले नीचे, इस सारी चीजों को आपको याद रखना और देखना कि कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल है। इफ अ सप्लायर हैज अ सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज, अंडरलाइन थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज वर्ड पे हाईलाइट करेंगे, कभी भी वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एक कैब कंपनी है जिसको मैंने कहा कि मेरे 10 एम्प्लॉई है, इनको पिकअप ड्रॉप देना है, कोई भी कैब भेज सकते, उसके पास 1000 कैब है, उसके पास 1000 कैब है, कभी भी वो मुझे कोई भी कैब दे देता है, तो उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज है। इज इट राइट? देयरफॉर देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट। और अगर आइडेंटिफाइड एसेट ही नहीं है तो द कंट्रैक्ट डज नॉट कंटेन अ लीज। दिस इज बिकॉज द सप्लायर, इसकी लॉजिक क्या है, अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं कि आइडेंटिफाइड एसेट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर लेसी का कंट्रोल टू यूज हो, जिसके पास लेसी का कंट्रोल हो कि वो उसको कैसे भी यूज कर सके। अगर सप्लायर या लेसर जब मर्जी चाहे एसेट बदल सकता है, तो मेरा उसके पास उस एसेट को कंट्रोल करने का तो कोई पावर ही नहीं है। कैन आई यूज दैट एसेट द वे द लेसी वांट? नहीं। तो अगर आपके पास राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट ही खत्म हो गया, तो लीज की बात ही नहीं है। लीज चाहता है लेसी शुड हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। लेकिन अगर सप्लायर जब मर्जी एसेट बदलता रहेगा तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। एक और एग्जांपल है, इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है, कई बार कोई एसेट होता है जिसकी कैपेसिटी को हम लीज करते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल हर किसी के लिए मैं नहीं बना सकता, बना सकते हैं क्या? बहुत महंगा होता है। तो क्या करते हैं, कैपेसिटी क्रिएट करते हैं हम, जैसे सर्वर्स होते हैं आजकल,
इज इट राइट? और उसमें कुछ स्पेस या कुछ हमने आपको दे दिया, कुछ पोर्शन उसका। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इस टाइप के एसेट में जहां पर हम कैपेसिटी लीज आउट कर रहे हैं, जहां पर हम कैपेसिटी लीज आउट कर रहे हैं, उस केस में आपको देखना है कि सब्सटेंशियल कैपेसिटी हमने लीज आउट की है। अगर सब्सटेंशियल कैपेसिटी लीज आउट की है तो फिर वो आइडेंटिफाइड एसेट है। अगर एक ऑप्टिकल फाइबर की 95% कैपेसिटी मैंने एक ही लेसी को दे दी है तो सब्सटेंशियल है 90-95%, तो फिर ये आइडेंटिफाइड एसेट है। लेकिन हमने 20% ही एक लेसी को दिया, 20 किसी और को दे दिया, 25 किसी और को दे दिया, no lessee has a substantial capacity right because he cannot control the asset and use it the way he want, then it will not be a identified asset. And of course if it is not an identified asset, लीज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, खेल खत्म। दूसरा एक लाइन चर्चा करेंगे सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट पे, SSR। सुशांत सिंह राजपूत का भी शॉर्ट फॉर्म यही था, ठीक है, लेकिन आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमारा फोकस है लीज पे। तो अब सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट कब होगा? फर्स्ट इज द लेसर हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। प्रैक्टिकल एबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए समझने के लिए। एक कंपनी बोलती है मेरे एम्प्लॉय को आप कैब में घर छोड़ देना, कोई भी कैब चलेगी, मारुति 800 हो या मर्सिडीज हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको हर महीने इतना पैसे देंगे। और कंपनी के पास 1000 कार है, इसका मतलब इट हैज अ प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। बोलो हाँ। आपने क्या कहा, कार भेजना है, ये रेंज दे दी है कार की आपने, और ऐसे मेरे पास 1000 कार है, लेकिन आपने कहा रॉयल्स रॉयस भेजनी है और मेरे पास एक ही है, तो फिर मेरे पास प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज आई विल हैव टू ओनली गिव दैट एसेट। सेकेंड, सब्स्टिट्यूट करने की एबिलिटी भी है। जैसे मैंने कहा ये मेरा एसी है, मुझे एसी चाहिए रोज, वो रोज मुझे एक नया एसी लाके लगा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत है? मुझे तो एसी से मतलब है, जब मेरी सुबह क्लास चालू हो, जब क्लास खत्म हो, एसी चलना चाहिए। वो बदलता, मैं आपको रोज नया एसी दूंगा, दे दो, मेरा क्या जाता है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2, लेसर कैन गेन इकोनॉमिकली फ्रॉम सच सब्स्टिट्यूशन। उसको फायदा भी तो होना चाहिए ना, उसको फायदा भी होना चाहिए। तो आपको देखना है कि क्या लेसर के पास SSR है। फर्स्ट, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट एट एनी टाइम होनी चाहिए, और दूसरा उसको इकोनॉमिक गेन भी होना चाहिए। देन वी विल अज्यूम कि he has an SSR, and if he has an SSR, it is not an identified asset, and if it is not an identified asset, तो फिर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, फिर ये स्टैंडर्ड ही एप्लीकेबल नहीं है, फिर नॉर्मल एक्सपेंस की बुकिंग होगी। इज इट राइट? एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द एसेट इज लोकेटेड एट द कस्टमर्स प्रेमाइस और एल्सवेयर। जैसे मैंने कहा कि ये एसी हमने लीज पे लिया है, अब उसने उसको यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन आर जनरली हायर, है कि नहीं? कोई भी मशीन आपने लेसी के यहाँ पे इंस्टॉल कर दी, उसको वापस अनइंस्टॉल, फिर दूसरा मशीन लाके री इंस्टॉल इज वेरी एक्सपेंसिव। इवन दो लेसर ऐसा कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, therefore are more likely to exceed the benefit associated with substituting the asset। ये स्टैंडर्ड ने कुछ गाइडलाइन दी है आपको, क्योंकि अभी आपको बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 तक, 5 से लेकर 23 तक आपको सिर्फ यही चेक करना है कि आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं।
अलग अलग स्टोरी आएगी, ठीक है। उसको हम एंजॉय करेंगे, कुछ हम क्लास में एंजॉय करेंगे, कुछ घर पे एंजॉय करेंगे। आप सिर्फ ये चेक करना है कि आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं, क्योंकि अगर वही नहीं है आगे के पूरे 50 क्वेश्चन वेस्ट है। फिर दो नोट पढ़ लेते हैं। लेसर डज नॉट हैव substantive substitution right if replacement is for repair or poor performance of the asset। अभी लीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एसेट को रिप्लेस करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमें कुछ रिपेयर करने हैं, इज इट राइट? अभी एसी खराब हो गया 3 महीने बाद, तो हमने कहा रिपेयर करवा दो, तो उसने उसकी जगह दूसरा एसी लगा दिया, रिपेयर करवा के वापस चेंज कर दिया, तो हम इसको सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं कहेंगे। दैट मीन्स इट इज स्टिल एन आइडेंटिफाइड एसेट। दूसरा कि मान लो एसेट की परफॉर्मेंस थोड़ी बिगड़ गई, हमने रॉयल्स रॉयस कार ली लेकिन बीच बीच में उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कहा भैया दूसरी गाड़ी भेजो, ये नहीं चलेगा एमडी को, ठीक है। तो उसने दूसरी एसेट भेज दी, तब भी एसएसआर नहीं है, इज इट राइट? ये सब एक्सेप्शंस हैं कि हो सकता है एसेट सब्स्टिट्यूट हो, लेकिन कारण देखना है क्या है। कारण रिपेयर है, पुअर परफॉर्मेंस है, देन ऑल्सो इट इज एन आइडेंटिफाइड एसेट। लेकिन जब मर्जी तब आप एसेट चेंज कर सकते हो, इकोनॉमिकली चेंज कर सकते हो, तो फिर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। एक और होता है, लेसर कैन रिप्लेस द एसेट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये कार आप मुझे हर 3 साल बाद चेंज करके दोगे, लेकिन वो चेंज कब करेगा? 3 साल बाद। देन ऑल्सो इट इज एन आइडेंटिफाइड एसेट, देन ऑल्सो इट इज एन। तो 3 कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, या तो पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एसेट बदला गया है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए एसेट बदला गया है, या आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इज इट राइट? ये जो कंपनी में मैंने देखा है, खुद मेरी खुद की फर्म में ही देखा था कि हमारे बॉस एयरपोर्ट पे बैठा रह गया, लेकिन उसने जो कार की डिमांड की जब तक नहीं आया तब तक वो बैठा ही नहीं। वो नाम नहीं लूंगा मैं उन बॉस का, ठीक है, पता नहीं उनका बेटा मेरा अभी लेक्चर सुन रहा होगा कहीं किसी कोने में, ठीक है। 1 घंटा हो गया, ऑडिट रिपोर्ट बोले मैं साइन करूंगा ही नहीं जब तक मेरे को ये वाली गाड़ी नहीं आती है। क्या समझ रखा है मुझे? मैं भी ऑडिटर हूं। तो ये सब चक्कर है। अब हम लेंगे एक ब्रेक।